अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत की जब भी बात की जा रही थी तो ये कहा जा रहा था कि महंगाई ज़रूर है जिससे जो आम लोग हैं वो मुतासर हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैक्रो इकनॉमिक्स देखी जाएँ तो पाकिस्तान उसमें स्टेबल होता जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े फिगर्स कोट करके ये बताया जा रहा था कि जनाब पाकिस्तान की मईशत बुनियादी तौर पर मुस्तहकम हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है उसके कुछ मसाइल ज़रूर हैं, कुछ तो गवर्नेंस की वजह से और कुछ चूँकि पूरी दुनिया में एक महंगाई की लहर है कोविड के बाद की वजह से, तो उस वजह से पाकिस्तान पर भी उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। लेकिन अगर अब हम रीसेंट फिगर्स देखें तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि जो पाकिस्तान के मैक्रो इंडिकेटर्स जिनको हुकूमत अपने लिए बड़ी कामयाबियां करार दे रही थी वो भी शायद इतने हौसला अफजा नहीं रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट में भी हमें एक दफ़ा फिर से इजाफा होता नज़र आ रहा है। सर्कुलर डेट्स हैं तो वो बढ़ चुके हैं। बैरूनी कर्जाचात का हजम भी बढ़ता चला जा रहा है। डॉलर इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। और इसी तरह से दीगर भी मामलात को देखें तो कुछ परेशानियां ही नज़र आ रही हैं। ऐसी सूरत हाल में ये भी कहा जा रहा था जनाब कि शायद कोई मिनी बजट आएगा। इस पर शौकत तरीन साहब ने क्या कहा उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस सारे हंगाम में जो एक चीज़ ये है वो ये कि अवाम मुतमईन नहीं है। इप्सोस की जानिब से जो सर्वे किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जनाब 87% अवाम ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त डायरेक्शन है, जो मुल्क की सिमत है मईशत की, वो दुरुस्त नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या ऐसी वजूहात हैं कि हुकूमत इतने सालों बाद भी अभी तक स्टेबिलिटी इसमें हासिल नहीं कर पाई है? जानने की आज कोशिश करेंगे। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। ख़ास तौर पर इस शो में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब जो कि माहिर मईशत हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये गुत्थियाँ आखिर सुलझती क्यों नहीं हैं। हमें कभी तो बताया जाता है मुल्क बहुत अच्छी हाल में है, लेकिन फिर बाद में क्या हो जाता है। इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं आपको सुनवाना चाह रही हूँ कि शौकत तरीन साहब ने आने वाले दिनों में कुछ चेंजेस करने के बारे में बात की है जो बजट में, तो ये जनाब उनका कहना है। लेकिन बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा। अगर चीज़ें चेंज नहीं हो रही तो फिर मिनी बजट कैसे, उसे हम ना कहें। बहरहाल जानने की कोशिश करेंगे। और आज सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आप ही की तरफ आना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, हम तो ये सोच रहे थे कि शायद वाकई माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है, आम आवाम का बुरा हाल है, लेकिन अगर देखा जाए तो शायद मुल्क की मईशत की बुनियादें बेहतर की जा रही हैं। लेकिन क्या आज जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पाकिस्तान की मईशत के बड़े इंडिकेटर्स हैं, उसको देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि मुल्क की डायरेक्शन ठीक है? जहाँ जहाँ भी इस्लाहात करने की ज़रूरत, वो इस्लाहात तो नहीं। जब आप इस्लाहात नहीं करते हैं तो उसका नतीजा यही निकलता है जो आज हम देख रहे हैं। जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स थी जो इकॉनमी के हर शोबा में करने की ज़रूरत थी वो हरगिज़ नहीं की गई हैं। अब ये कहा जा रहा है कि नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, मगर ज़ाहिर है कि अगर आप किसी किस्म की कोई एग्जम्पशन विड्रॉ करते हैं तो वो भी एक टैक्सेशन ही होती है। टैक्सेशन का निज़ाम भी हमारा बहुत ज़ालिमाना है और उसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेस जब भी लगाए जाते हैं, जब उनकी एग्जम्पशन वापस ली जाती है तो उसका बराह रास्त असर जो है वो कीमतों पर पड़ता है। और कीमतों की वजह से फिर ज़ाहिर है कि इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, फिर हम और बोरिंग करते हैं। और ये सिलसिला जो है आपने देखा कि हर साल और हर हुकूमत में जारी रहा। जब भी हमने ग्रोथ की बात की तो हमें पता चला कि ग्रोथ के साथ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। जब करंट अकाउंट डेफिसिट को हम कम करते हैं तो हमारी ग्रोथ कम हो जाती है। मगर जो गैर तरक्याती अखराजात हैं उनकी हमारे यहाँ इतनी भरमार है। और फिर आप देखिए कि जो हमारे आपने देखा कि जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो उनकी एंटरप्राइजेज़ हैं, वो मुसलसल खसारे में जा रही हैं। इसी तरह का सर्कुलर डेट हम अपने एनर्जी सेक्टर में देखते हैं। इसी तरह के मामला जो हैं वो हम अपने रेवेन्यू के अंदर देखते हैं। तो जहाँ भी जिस शोबे में भी हम बात करेंगे हमें यही एहसास होगा कि 22 प्रोग्राम करने के बावजूद भी IMF के हमने वो इस्लाहात नहीं की जो इस्लाहात हमें अदारों में करनी चाहिए थी, जो इस्लाहात बुनियादी ढांचे में करनी चाहिए थी। तो ये सिम्टम्स तो हर दफ़ा ज़ाहिर होते रहेंगे और हम हर दफ़ा इसके बारे में बात करते रहेंगे। मगर जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आती हूँ और मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि ये इस्लाहात करने के लिए क्या अब भी वक्त है या ये इस्लाहात हम हमेशा हमारे लिए ख्वाब ही रहेगा? क्योंकि हर हुकूमत ये कहती तो है कि इस्लाहात करेंगे लेकिन वो फिर होती नहीं है। लेकिन मैं ज़रा हिलाली साहब और इमरान साहब को भी डिस्कशन में शामिल करूँगी। पहले हिलाली साहब का कमेंट लूँगी। हिलाली साहब,
87% लोग ये समझते हैं और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक नहीं है, अभी तक रिफॉर्म्स नहीं हो सकी और जो मसाइल रहे हैं पाकिस्तान को इन 3 सालों में और 4 सालों में वो अपनी जगह। लेकिन फिर हम ये समझ सकते हैं अब कि अभी तक भी गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की मईशत को सही तौर पर स्टेबल करने में नाकाम है। देखिए, बात असल ये है कि गवर्नमेंट की जो कम्युनिकेशन है कंज्यूमर से, कंज्यूमर इंडेक्स कॉन्फिडेंस दुनिया से इससे कम नहीं हो सकता है, 87%। तो क्यों है ये इसलिए हो रहा है कि गवर्नमेंट एक्सप्लेन नहीं कर सकी है ठीक तरीके से। ये टू मच प्रोपेगेंडा, स्पिन। सच बोलो भाई। आप कहते हैं पेट्रोल का प्राइस नहीं जाएगा, नीचे आएगा, चढ़ जाता है। मैं अभी समझ नहीं सकता हूं मुझे कि क्या झूठ बोलने की क्या जरूरत है। क्या लोग खुदकुशी कर देंगे? खुदकुशी हराम है इस्लाम में। सच बताओ। ये इनकी ये जो इन लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम है, दिस इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ ऑर्डर। नहीं तो इतना लो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है। दूसरी बात, भाई आप कह दें लोगों को कि आप अकेले नहीं जा सकते हैं। आप IMF को गालियां देते रहते हैं तो फिर जाते क्यों हैं इनके पास? इसलिए उनके बगैर आपका मसला नहीं हल होता है। तो एक दफे जब आप जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उनके पैसे रुक जाएं तो आप तबाह हो जाएंगे। इसलिए कि अगर IMF का ट्रांच अभी आज रोक दें, आपको कौन पैसे देगा? फिर बाद में हम सुनते रहते हैं रिमिटेंसेस। अरे यार, रिमिटेंसेस अगर बढ़ भी जाएं, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाए और पैसे मुल्क से निकाला जाए लोगों जो इस वक्त हो रहा है, तो क्या फायदा रिमिटेंसेस के बारे में बात करना? और अगर बात करना है तो लोगों को बताओ। और ये वक्त आ गया है, आई एम सॉरी बट ये वक्त आ गया है। डायरेक्ट टैक्सेस लगाओ, हिम्मत बढ़ाओ। एग्रीकल्चरल टैक्स बड़े रिच अमीर लोगों के ऊपर लगाओ। क्यों डरते हो तुम? रियल एस्टेट टैक्स अमीर लोगों पे लगाओ। क्यों डरते हो तुम? सही। ये क्या हो रहा है? क्यों डायरेक्ट टैक्सेशन आपको नजर आता है? एक इमरजेंसी है और आप इस वक्त आप स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट आर यू? बिल्कुल ठीक है। मैं इमरान साहब से भी पूछती हूँ कि ये किस टाइप की गवर्नमेंट है इमरान साहब। ये तो इनके पुराने थे वादे भी, दावे भी कि जनाब हम अमीर लोगों को टैक्स लगाएंगे, ज़रूरी इस्लाहात करेंगे और लैंड रिफॉर्म्स होंगी। क्या आपको नज़र आ रहा, क्यों नहीं कर पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। वादा तो इनका ये भी था कि वो खुदकुशी कर लेंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे, तो फिर चले गए। IMF के पास पिछली सारी हुकूमतें भी जाती रही हैं। आप देखें 2-3 अशरों में तो शायद कोई हुकूमत हो जो ना गई हो, लेकिन इन्होंने जिस तरह से कमर तोड़ी है, जिस तरह से IMF की शराइत मान के अवाम की कमर तोड़ी है, उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। अभी हुकूमती एक फिगर की भी मैं तस्सीह कर दूं जिसका आपने जिक्र किया था कि जी ये कोरोना की वजह से। भाई आपकी तो जो महंगाई की शरह है वो डबल डिजिट में कोरोना से पहले ही जा चुकी थी सरकारी दादोशुमार के मुताबिक। आप सारा मलबा कोरोना पे ही डालते हैं। चलें बहरहाल, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप ये जो बात कर रही हैं, अभी जिस सर्वे की आपने बात की 87% की, अगली बात सुन लें कि किस तेज़ी से तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ग्राफ नीचे गिर रहा है। सितंबर में एक हुआ था सर्वे, इन्होंने ही किया था, अफसोस वालों ने। उसके मुताबिक सितंबर में जो हुआ 2 महीने पहले 66% शुरा का मानना था कि मुल्क गलत सिमत में, आज 87% है। आप देख लें कि 2 महीने में कितना फ़र्क पड़ गया। उसके बाद इसी सर्वे में महंगाई को पाकिस्तानियों के लिए परेशान कुन मसला जब करार दिया है, 43% है, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मसला महंगाई है। जबकि सितंबर में जो शरह थी ये उससे 17% ज़्यादा है। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवाम महंगाई से दिन ब दिन कितना ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं कि वो उनके हर सर्वे में अब उनका एक फ़र्क नज़र आता है। रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर सके? माफियाज यहाँ पे भी माफियाज हैं। नहीं, रिफॉर्म्स इसलिए नहीं कर सके कि इनके पास टीम नहीं है। इन्होंने ख्वाब तो दिखाए थे, झूठे वादे तो किए थे, लेकिन होमवर्क कोई नहीं था। 3.25 साल हो गए, गजब खुदा का 3.5 साल होने को हैं और आप अभी तक
इस्लाहात करने की बात करते हैं, आपने पहला स्टेप नहीं किया। या तो आपको पहला स्टेप भी करके दिखाते कि हमने इस्लाहात के लिए कर लिया है। और डॉक्टर इकराम साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे, जब आप टैक्स एग्जम्पशन खत्म करेंगे तो टैक्स नहीं तो और क्या होगा। मिनी बजट तो सर पे खड़ा है, मिनी बजट तो आ गया, तो लिहाजा ये जो चीजें हैं भुगतना। दो इंपॉर्टेंट बातें डॉक्टर साहब आपसे मैं बात करूंगी जिन पर रिफॉर्म्स की भी, लेकिन पहले आईएमएफ के हवाले से। आईएमएफ के पास हमें दोबारा फिर से जाना पड़ा है और इस दफ़ा उनकी सख्त से सख्त शराइत हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आईएमएफ जब हमें पैसे देता है तो वो हमें कहता है कि आपने ये रिफॉर्म्स भी करनी है, हम वो रिफॉर्म्स तो करते नहीं, फिर आईएमएफ हमें दोबारा कर्जा भी दे देता है और फिर हमारा जो आवाम के ऊपर बस चलता है बस वही चलता है। तो ये इस शिकंजे से कैसे निकल सकते हैं? हम दोबारा क्यों गए हम आईएमएफ के पास? जी, बार बार हमारा यही मसला होता है कि आईएमएफ तो हमें ये नहीं कह रहा कि आप डॉलर की कीमत यहाँ ले जाएं, वो नहीं आपको कह रहा कि आप पेट्रोल के ऊपर लेवी लगाएं, ये वो नहीं कह रहा आपको कि आप इस तरह से अपने टैक्सेस के निज़ाम को जो है वो दुरुस्त करें या ना करें। वो तो ये कहते हैं कि जो आपका मालियाती खसारा है, यानी कि जो आपका आमदन और ख़र्चों का जो बैलेंस है वो क्रिएट करें। अब ये बात तब होती है जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, तो आपको सडनली ये एहसास होता है कि भाई हमें तो बाहर से पैसे लेने हैं, क्योंकि जो फॉरेन करेंसी में अकाउंट होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आप देखें कि आईएमएफ कोई पाक रुपीस में आपको लोन नहीं देता, वो आपको फॉरेन करेंसी में लोन देता। आप कब आईएमएफ के पास जाते हैं? आप तब आईएमएफ के पास नहीं जाते जब आप लोकली नोट छाप सकते हैं, आप उस वक्त जाते हैं जब आपको अपनी फ़ॉरेन जो कमिटमेंट्स हैं जिसमें आपने डेट सर्विसिंग करनी है, आपने जो है वो अपनी इंपोर्ट को फंड करना है, जब आपके पास वो डॉलर नहीं होते हैं तो फिर आपको आईएमएफ को, जिसे हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं, उसके पास जाना पड़ता है। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था, पाकिस्तान में जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो सडनली हमें पता चलता है कि हमारी इंपोर्ट में बेपनाह इजाफा हो गया है। आप देखिए कि $20 बिलियन का तो अब हम सिर्फ ऑयल ही मंगवाते हैं। अब अगर ऑयल आज $70 पर बैरल भी हो जाए तो 176 के साथ जब हम उसका ख़रीदेंगे तो जाहिर है कि उसकी प्राइस तो बढ़ेगी। तो हमारे यहाँ जो डॉलर्स की कमी होती है, जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स की कमी है, जो हमारे यहाँ डेफिसिट होता है करंट अकाउंट का, हम इसके ऊपर काबू क्यों नहीं पा पाते? हमारी प्रोडक्शन जो है, हमारी एक्सपोर्ट जो है, हमारी जो एफिशिएंसी है वो इतनी पुअर है कि इतने सालों में हम खुद कफ़ील ही नहीं हो सके हैं कि कम से कम हम अपने जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो इस हद तक ले जाएं कि हमें आईएमएफ के पास ना जाना पड़े। जो आईएमएफ की शराइत होती हैं वो तो हम लिख कर पहले ही प्रोग्राम में दे चुके होते हैं, फिर बाद में उसका शिकवा क्या करें कि आईएमएफ ने हम पे ये पाबंदी लगा दी और आईएमएफ ने हमने वो पाबंदी लगा दी। वो आपको ये कहते हैं कि आप अपने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स कीजिए, आप अपनी क्यों नहीं हुई डॉक्टर साहब? मेरा अगला सवाल आपसे यही था, ये रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर पाती कोई भी गवर्नमेंट? और इस गवर्नमेंट को भी हमने इसमें नाकामी देखा है, ना ही लैंड रिफॉर्म्स हुई हैं ना ही और रिफॉर्म्स होती हैं, क्या वजह है? अच्छा, एक और भी डॉक्टर साहब इसमें प्लीज शामिल कर दीजिएगा कि हम किस तरह से कर सकते हैं, ये भी गाइड कर दें कि किस तरह से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। जी देखिए, जहाँ तक हमारे टैक्सों के निज़ाम का ताल्लुक है तो इस वक्त 18वीं तरमीम के बाद जो वेल्थ टैक्स है या एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तो हमेशा से सूबों के पास होता था। अब सेल टैक्स का जो सर्विसेज का है वो सूबों के पास है और जो सेल टैक्स ऑन गुड्स है वो वफाक के पास है। तो पहले तो इनको हार्मोनाइज करना चाहिए कि एक ही सेल टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज हो। इसी तरह आमदनी पे एक ही टैक्स होना चाहिए, जो चाहे एग्रीकल्चर इनकम हो या नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो। और इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपने अखराजात में कमी करें। अब आप हैरान होंगे कि अगर पाकिस्तान 100 रुपये कमाता है तो 85% उसमें से डेट सर्विसिंग में चला जाता है, सूबों को 58.5% देते हैं अपने। हम जो हमारे टैक्सेस होते हैं और जो नॉन टैक्सेस की आमदनी है उसको भी शामिल कर लें तो 85% तो आप एक ही हेड में खर्च कर देते हैं। आपको अब डिफेंस के लिए भी बोरिंग करनी पड़ती है। तो हमें अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा, अखराजात को कम करना होगा, हुकूमत की आमदनी बढ़ेगी। और जो 18वीं तरमीम के बाद हमारे चैलेंजेस हैं, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेस थे, अब आप हैरान होंगे कि सारे सूबों ने मिलकर पिछले साल 2 ट्रिलियन भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इकट्ठा नहीं किया। तो वो अमीर जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो आपने देखा फ्यूडल क्लास बैठी हुई है सूबाई पे, वो तो टैक्स देने को तैयार ही नहीं। तो चाहिए कि ये टैक्स जो है ये वफाक को चला जाए और जो सेल टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज है उसको हम हार्मोनाइज पैटर्न में लगाएं
और फिर हम अपने अखराजात में कमी करें तो फिर कहीं जाकर हम ये और फिर अपनी एक्सपोर्ट में खातिर खा इजाफा करें, उसे डिवर्सीफाई करें 5-6 आइटम्स, और सिर्फ आप यार्न बेच कर और वैल्यू एडिशन किए बगैर तो अपनी एक्सपोर्ट्स को आगे नहीं ले जा सकते। बांग्लादेश 55% इस वक्त सिर्फ टेक्सटाइल से जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। उनका अगर आप खर्चा देखें तो वो अगर 100 रुपये कमाते हैं तो सिर्फ उसमें से 50 रुपये वो जो है वो अपने अखराजात पे, एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात पे खर्चा करते हैं, जबकि हमारा 85% है। तो इस तरह तो रियासत नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, अब आपको क्या नज़र आ रहा है, वक्त तो कम ही रह गया है, क्या एक और मिनी बजट आएगा या कोई नया वजीर ख़जाना आएगा? क्योंकि हमने तो देखा है जब भी कोई मईशत के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो हुकूमत यही करती है कि चलो जी कोई मशीर वजीर चेंज कर लिए, इससे तो हल नहीं निकला है। आने वाले दिन कैसे देख रहे हैं आप? तो अगर नहीं निकला है प्रोपेगेंडा और स्पिन और झूठ, उससे अगर नहीं निकला है और सच कह नहीं सकते आप, तो फिर कम से कम इतनी हिम्मत लगाएं कि वो टैक्सेस को इंक्रीज करें, जैसे मैं कह रहा हूं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, सीधी सादी बात है। और अगर ये आपकी टीम हर वक्त यही IMF के इर्द गिर्द भागते रहे तो ये कभी नहीं होगा। माने कि इट्स सो सिंपल, बड़ा मुश्किल है, बड़ा ये होगा बेल्ट टाइटनिंग। देखिए ये जो सर्वेज देते हैं 87%, आपने मुझे कहा है कि ये सर्वे, मैं ये जानना चाहता हूं, ये सर्वे में लिखा हुआ है कि सिर्फ 5% लोग टैक्स के बारे में बॉदर कर रहे हैं, माने उनको परवाह ही नहीं है, सिर्फ 5% को परवाह है टैक्स, और सिर्फ 4% है जो कहते हैं कि रुपी जो है। भाई ये अनपढ़ लोग, ये पता नहीं किन से आप पूछते हैं, क्या टैक्स is not concerned with inflation? अगर इतने लोग कहते हैं 70-50% कहते हैं इन्फ्लेशन हो, तो क्या ये 5%, how does it make sense? देखिए ये सब स्टेटिस्टिक्स छोड़े, आप go to good economist, डॉक्टर इज वन, उनको पकड़ें, 3-4 को बिठाएं और कहें कि forget about pressure, forget about public opinion, forget about election, हार जाने के लिए मैं तैयार हूं, क्या जरूरी है, और करके अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होती तो फौज को कहें कि आप आके ले लें। अच्छा, For God's sake, सोचिए कोरिया में क्या हुआ, सोचिए कोरिया में क्या हुआ, 20 साल 3 जनरल्स, और उसके बाद कोरिया आ गया इन द रिच कंट्री लिस्ट। उसके बाद कभी पीछे देखा ही नहीं है कोरिया, साउथ कोरिया की बात कर रहा हूं। यार ये क्या लोग हैं, मैं समझ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, आप क्या देख रहे हैं, आने वाले दिनों में कोई मिनी बजट आएगा, कैसे अब ये चीजें मैनेज होंगी? क्योंकि इस वक्त तो हमें हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है, चाहे वो डॉलर, हमें डॉलर रेट देखें या महंगाई देखें या और भी चीजें। जी, बिजनेस एज यूजुअल होगा, कोई भी किसी किस्म का कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे आवाम को जो है मुसीबत में हो, जिससे हम जो है वो निकल पाएँ, जिससे रियासत जो है वो एक वाइबल फाइनेंशियल जो है एंटिटी बन सके, जिससे हम तरक्की की राह पर गामजन हो सके। और यही बिजनेस एज यूजुअल होगा। IMF को गालियां देंगे, अपना हाउस दुरुस्त नहीं करेंगे, तो ये बस हमारी आदत बन चुकी है कि हम अपना ब्लेम जो है दूसरों पे शिफ्ट करते रहें और वो काम ना करें जो हमें बुनियादी तौर पर करना है। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी गई है उसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल हैं, हम एक हद से ज़्यादा ज़ाहिर स्टेट बैंक से भी लोन नहीं ले सकते, तो हमें ज़ाहिर है फिर बाहर के तरफ देखना पड़ेगा। और कितना लोन लेना है अपने स्टेट बैंक से, तो आगे ही लोन जो है वो मेरा मतलब है कि ये लोन की बातें होती रहती हैं, मगर ये बात नहीं होती कि अपने अखराजात कैसे कम करने हैं, हमें अपनी प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है, अपनी एक्सपोर्ट कैसे बेहतर करनी है। बस हमारे दिमाग पे अक्सर चूँकि लोन ही तारी रहता है, तो फिर जाहिर है कि लोन तो बढ़ता ही रहेगा, वो तो खुद ब खुद कम नहीं होता। और लोन इस वक्त भी बड़ा रिकॉर्ड है। इमरान साहब, ये आपसे भी मैं ये सवाल करूंगी, इस वक्त हम ऑपोजिशन की भी जो देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि जनाब आप कहते थे कि हमने इतने कर्जे लिए हैं, तो इस हुकूमत ने तो पिछले हुकूमतों के भी कर्ज़ों में रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि ये हुकूमत कहती है कि उसमें से ज़्यादातर तो हमने पिछली हुकूमतों के सूद में दिए हैं। अब बात ये कि एक दूसरे पे ब्लेम तो दोनों करें, लेकिन इस चुंगल से निकलने का रास्ता कोई नहीं बता रहा। ये हर हुकूमत यही कहती है, पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है, पाकिस्तान जितनी एक्सपोर्ट कर सकता है वो 88 यानी 88 अरब डॉलर जो है उसकी वो कर सकता है एक्सपोर्ट। लेकिन अभी हो कितनी रही है, 20-22 की, यानी ये 66
अरब डॉलर का फ़र्क है। तो इनको ये तलाश करना चाहिए कि हम कैसे ये गैप दूर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त तो हम देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी ये कहते हैं जी बड़ी उस पे चल रही है। सिर्फ एक जो डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया था, या तो फिर आप टेक्सटाइल में इस कदर हो जाए ना कि बांग्लादेश की तरह 50% आप उसमें कर रहे हैं और टोटल भी आपका हो रहा है, आपका हो ही थोड़ा रहा है, और उसमें अगर टेक्सटाइल है तो आप ये नहीं कह सकते कि टेक्सटाइल आप बहुत कर रहे हैं या ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा। भाई आपने अपना अहदाफ भी तो देखें। दूसरी बात ये, हिलाली साहब अभी फरमा रहे थे कि कोरिया में 20 साल 3 जर्नैल और क्या तरक्की कर ली। हिलाली साहब आपकी अर्ज के लिए कर दूं, आपकी तवज्जो के लिए, 33 साल जो 20 साल से 13 साल ज़्यादा बनते हैं, यहाँ भी फौजी हुकूमतें रही हैं। अलमिया ये है इस अवाम का कि यहाँ वो हुकूमतें भी परफॉर्म नहीं कर पाई, हत्ता कि वो डैम जो सिर्फ फौजी हुकूमतों में बन सकते थे वो भी नहीं बन सके। प्रॉब्लम ये है कि जब हुकूमत फ़ौज की हो या जमहूरियत हो, जब काम ही नहीं किसी ने करना तो फिर कैसे होगा। और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत में ही ये काम होने चाहिए, जमहूरी लोगों को भी अपना काम करना चाहिए। अगर आप सर अगर आप मेरी बात सुनते जी, आप मेरी बात अगर सुनते तो मैंने कहा था कि आप वो रिफॉर्म्स जो नीडेड हैं वो ले आएं, और फिर अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता है और आप इलेक्शन का फिक्रमंद हैं तो फौजियों को बुलाएं और कहें ये है रास्ता, इस पे मुल्क को चलाओ। मगर हम गलती ये करते हैं कि हम जो हमारा जब फौजी आता है तो वो फिर पॉलिटिशियन बनने की सोच में होता है। जो पॉलिटिशियन है वो डिक्टेटर बनने की सोचते हैं। अच्छा, नहीं डिक्टेटर तो आते हैं एज ए डिक्टेटर मगर जाते हैं एज ए पॉलिटिशियन। अच्छा हिलाली साहब, मैं अर्ज करूं, मैं आपकी बात समझ गया हूं, मैं अर्ज करूं कि अगर हमारे सियासतदान जिस दिन ये पक्का तहिया कर लेंगे कि उन्होंने ये इस्लाहात करनी है और अमल शुरू कर देंगे, आप यकीन करें फौजियों को बुलाने की जरूरत ही बाकी नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये खुद ही नहीं करना चाहते, सियासतदान नहीं कर सकता। मैं डॉक्टर साहब से इस पे फाइनल कमेंट और मैं कर सकते हैं, सियासतदान नहीं कर सकते। राइट डॉक्टर साहब, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। इस टीम के साथ मौजूदा हुकूमत की जो टीम है, जो भी इनकी कोशिशें हैं, कोई विजन आपको नजर आ रहा है इनके पास, या जैसे अभी आपने कहा कि ये रोना धोना चलेंगे क्योंकि आवाम के लिए हमें कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा? जी, मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास कोई विजन है, कैपेबिलिटी है या कोई होमवर्क है। तीनों चीज़ों की कमी है और इसकी वजह से ये भी अपना अरसा उसी तरह गुजारेंगे जैसे बाकी हुकूमत। और जब अगली हुकूमत को ये या खुद इलेक्ट हो मुझे नहीं पता, मगर ये देखिएगा हमारी सूरत हाल मईशत में और भी ख़राब होती चली जाएगी, क्योंकि जब तक हम अदालती इस्लाहात नहीं करते हैं, अपने इदारों को दुरुस्त नहीं करते हैं, गुड गवर्नेंस नहीं करते हैं, ये हाल ये है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन तो इन लोगों से होते नहीं हैं और ये इन्फोर्समेंट तो आपने देखा कितनी पुअर है। आम लोगों की जो है फलाह बहबूद की तरफ कोई तवज्जो किसी हुकूमत की नहीं रही, बस उनका तवज्जो अपनी तरफ होती है और पार्टियों के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, पार्टियों के अंदर कोई विजन नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, मैनिफेस्टो बना भी ले तो उस पर अमल नहीं करते हैं और हर बंदा वो काम करना चाहता है जो उसको नहीं आता। मेरा ये तो फिर हम इनकार ही समझें डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। आज हमने कोशिश को जान सके कि क्या हो सकता है, लेकिन बात वहीं पे हमेशा डिस्कशन ख़त्म होती है कि जनाब जब तक आपकी रिफॉर्म्स नहीं होंगी, बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उसको आप ठीक नहीं करेंगे, तब तक कोई भी वेल्थ जनरेशन नहीं होगी और ना ही हम कर्ज़ों और इन सारी चुंगलों से निकल सकेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज जमहूरियत की बात छेड़ी गई है तो थोड़ी सी डेमोक्रेसी और उससे रिलेटेड चीज़ों पर बात होगी। बल्दियाती इंतखाबात सिंध में भी होने हैं, इसके लिए जो कुछ तरमीम की गई हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बिल में, वो क्या है उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुख्तलिफ सूबों में बल्दियाती इंतखाबात होने हैं जिसके लिए तमाम जो असम्बलियाँ हैं वो अपने अपने तौर पर तैयारियाँ भी कर रही हैं और इसी हवाले से सिंध असम्बली में भी जो 2021 तरमीमी बिल है सिंध बल्दियात का वो मंजूर कर लिया है। लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर मैं आपको बहुत मुख्तसरन बताऊं तो इस बिल में जो साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ दौर का टाउन सिस्टम था उसे बहाल कर दिया, यानी जो ज़िले सिस्टम पहले बना दिया गया था इससे पहले वो ख़त्म करके दोबारा जो टाउन सिस्टम है उसको रिस्टोर कर दिया गया है। और इसके साथ साथ इसमें ये भी कहा गया है कि जी मेयर और डेप्यूटी मेयर का जो इंतखाब है वो शो ऑफ हैंड के बजाय इंतखाब के ज़रिए किया जाएगा और कोई भी फ़र्द इसके लिए मुंतखब किया जा सकता है। इसके साथ साथ ज़िला काउंसिल ख़त्म हो गई
हैं, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कायम कर दी जाएंगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस हवाले से है, जो शहरियों के लिए बड़ी इंटरेस्ट की बात होगी, वो ये कि कचरा उठाने और वाटर एंड सीवरेज का जो निज़ाम है वो मेयर के अंडर कर दिया गया है सिंध गवर्नमेंट से लेकर। तो इसमें जनाब ये कुछ बुनियादी स्ट्रक्चरल चीज़ें की गई हैं। इसके साथ साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि जनाब 30 नवंबर तक सारी जो ज़रूरी कागजी कार्रवाई है वो पूरी हो जाए, ताकि जल्द अज जल्द बल्दियाती इंतखाबात सिंध में हो सकें। पंजाब के हवाले से हमने पहले भी बात की, उसके ऊपर भी कुछ सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ज़रा सिंध से पहले स्टार्ट करते हैं। हिलाल साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगी। अक्सर लोग कहते हैं जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का बल्दियाती निज़ाम था, लोकल बॉडीज़ का, वो बड़ा अच्छा था, और सिंध में उसी दौर में हमने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो मेयर थे उस वक्त के, उन्होंने काफ़ी काम किया, लोग आज भी उनके बहुत सारे काम सराहते हैं। आप समझते हैं कि एक अच्छी चीज़ है कि ये सिस्टम बहाल हो गया? ये सिस्टम कैसे बहाल हुआ भाई? वाटर बोर्ड, सीवरेज बोर्ड, वेस्ट टैक्सेस का बढ़ाना या कम करना, अस्पताल का देखभाल करना, ये किसके हाथ में है? ये मेयर के हाथ में है। ये मेयर के हाथ में तो नहीं है। ये वाटर एंड सीवरेज है। जी, वाटर बोर्ड मेयर के तहत है। देखिए, अगर ये मेयर के तहत है, और ये मेयर जो है, बाय द वे, ये मेयर जो आएगा ये किधर से भी आ सकता है जी, ये कोई भी हो, ये इलेक्ट होके मेयर बन जाएगा उस इलाके का। मैं तो समझता हूं कि ये जो स्पिरिट है डिवोल्यूशन का, प्रिंसिपल ये है कि डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी। मैं समझता हूं सिंध गवर्नमेंट जो चीजों में पैसे हैं वो खुद रख लिया है। 25 मेयर्स को बनाया है, ये इतने छोटे हैं कि इनका कुछ फ्रैंकली इम्पैक्ट नहीं है, और इतने गरीब हैं माने क्या ये खुद अपने टैक्सेस को रेज कर सकते हैं? तनख्वाह और पेंशन के अलावा जो गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगी, और क्या टैक्सेस ये लगा सकते हैं? ये तो आप देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे KMC जो हर वक्त किसी के हाथ में भी हो सकता है, इस वक्त PPP के हाथ में है, और वो PPP के हाथ में है, और PPP जो है वो 4 अस्पताल जो हैं, जो वो KMC के तहत आता था, अब्बासी, शहीद और ये वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पहले चले गए हैं। नहीं तो अगर वो नहीं होता तो आप मुझे बता सकते कि एक MNA का भाई जो एक अस्पताल चला रहा है उसको 18 लाख तनख्वाह मिल रहा है। देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल ये एक्ट पास हुआ है। आज हम इस एक्ट को ये कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा ठहरते, थोड़ा रिएक्शन देते, इसलिए मेरा रीडिंग तो आपके रीडिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, ठीक है। नहीं, मैंने तो कोई रीडिंग नहीं दी, मैंने तो आपसे ही रीडिंग ली है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो खुद उस वक्त की दौर की हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, जो हमेशा कहती है जी ये तो आमरीत के कवानीन थे, आज उसने ये कवानीन बहाल कर दिए। और जो उस वक्त के मेयर वगैरह थे, MQM और PTI के जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब आपने ये क्या गलत कानून पास किया, उनकी रिजर्वेशंस हैं। मैं इमरान साहब से सवाल ये करूँगी कि इमरान साहब, पीपल्स पार्टी तो जमहूरी रिवायात की आइनादार और अलमबरदार बनती है, फिर डिक्टेटर का कानून कैसे उन्होंने पास किया? देखिए समीना, पहली बात तो ये है कि मुझे ना अपने सियासतदानों के रवैये की समझ नहीं आती। अब मुझे ये बताएं कि मैं इसको दोगलापन कहूँ, मैं इसको मुनाफकत कहूँ, या मैं इसको मफाद परस्ती कहूँ। ये दूसरों के बारे में तो कहते हैं कि अगर वो काम ये करते हैं तो ये गलत है, लेकिन जब खुद ये काम करते हैं तो इनको वो काम ऐसे लगता है कि इससे अच्छा कोई काम ही नहीं हो सकता। अब आप देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो और उनके तमाम रफ़ाकार हमेशा ये कहते हैं कि जी PTI ने असम्बली को, कौमी असम्बली को रबर स्टैम्प बना रखा, पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना रखा है, और उसमें बिल्कुल अपनी मर्जी के वो फैसले करते हैं। अपोजिशन की बात सुनी नहीं जाती, अपोजिशन से राय ले नहीं जाती, राय ले भी ली जाए तो उस पर अमल नहीं किया जाता। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। लेकिन आपने खुद सिंध असम्बली में क्या किया? क्या आपने अपोजिशन से राय ली
क्या आपने उनको मौका दिया? आपने भी वही काम किया। आपने उसी तरह से बगैर किसी से मशावरत किए, बगैर किसी से राय लिए, बगैर किसी से मर्जी पूछे एक बिल लाए, उसको बुलडोज किया, उसको मंजूर करवाया और आपने कहा चलो जी अपनी मर्जी का हम निज़ाम बना लेते हैं। ये जो आपने ऑपोजिशन की बात की कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फैसल सब्ज़वारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं आप और NQM से आपका ताल्लुक, उनसे जानते हैं कि वो इस मामले पर क्या राय रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फैसल सब्ज़वारी साहब। पहले तो आपको खुशामदीद कहती हूँ शो में, और फिर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सिंध असम्बली में ये कानून पास हुआ है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, हमें MQM और PTI दोनों ही इस पर एहतजाज करती नज़र आ रही हैं। आपके बुनियादी तौर पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए जी, बुनियादी तौर पर बहुत वाज़ेह हैं। आईन पाकिस्तान का और 18वीं तरमीम का दम भरते हैं बिलावल साहब और उनकी पार्टी इस्लामाबाद में बैठ के। उसी आईन में, उसी 18वीं तरमीम में आईन का आर्टिकल है 140A, जो ये कहता है कि सूबाई हुकूमतें बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात करवा के उन्हें माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात तफवीज़ करेंगी। ये आईन है, उठा लें आप, और 2013 का बल्दियाती कानून उठा लें, और जो कल उसमें तरमीम की गई वो उठा लें। आपको नजर आएगा ये कानून सरासर आईन से मुतसादिम है। इसीलिए पिछले 4 बरसों से मैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी गया हूँ, मेरी जमात, कि इस जो कानून है इसको आईन के खिलाफ करार दिया जाए और नई कानून साजी हो। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी ने महज अपनी अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर ये कल कानून लाए और उसी पे वोट करवा लिया। किसी स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजते, जो ये इस्लामाबाद में मुतालबा करते हैं और इनका मुतालबा पूरा भी होता है। आपको इल्म होना चाहिए कि सिंध असम्बली पाकिस्तान की वाहिद असम्बली है जहां ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ऑपोजिशन लीडर का माइक खोलते नहीं है, उनको नहीं बात करने देते। सिंध असम्बली में किसी कायमा कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी में ऑपोजिशन का कोई रुकन मौजूद नहीं है। इसी सिंध असम्बली में इन्होंने ये कानून लाए, पास किया। उस कानून के तहत जो शहरी हुकूमत कराची की जो होनी चाहिए उससे रहे सहे वसाइल भी छीन लिए। उसका मेडिकल कॉलेज जो पूरे सिंध में मैं कहता हूँ शर्त लगा कर के सबसे ज्यादा मेरिट बेस्ड मेडिकल कॉलेज है, उसका भी इख्तियार ये अपने पास ले जा रहे हैं। उनसे सेहत के जो रहे सही मराकज थे वो भी अपने पास ले जा रहे हैं। हर तरह की अथॉरिटी मुंतखब हुकूमत से लेकर ये सूबाई हुकूमत अपने पास ले जाकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। ये मेरे इतराज़ात। अच्छा, लेकिन सेनेटर साहब इसमें यह भी है कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो टाउन सिस्टम था उसको रिस्टोर करेंगे। उस दौर में तो NQM के मेयर भी थे मुस्तफ़ा कमाल साहब और आप लोगों ने बड़े इख्तियारात एंजॉय किए थे, तो ये टाउन सिस्टम आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है इस वक्त? पहली बात तो ये बीबी के इख्तियारात एंजॉय अवाम ने किए अगर, तो ये जाकर अवाम से पूछें। ये अवाम का हक है कि उनके जो बराह रास्त मुंतखब बल्दियाती हुक्मरान हैं उनके पास इख्तियार हो ताकि वो मसले उनके हल हो सकें। दूसरी बात ये, टाउन सिस्टम क्या था? टाउन सिस्टम ये था कि वो टैक्सेस लेवी कर सकते थे। टाउन सिस्टम ये था कि उनको रिसोर्सेज जो वफाक से कराची का वादा है ऑक्ट्रॉय जिला टैक्स में उसके रिसोर्सेज बराह रास्त आते थे। टाउन सिस्टम ये था कि बिल्डिंग कंट्रोल कराची की शहरी हुकूमत के पास था और टाउन वाइज उसके ऑफिसर्स थे। प्रॉपर्टी टैक्स शहरी हुकूमत के पास आता था। ये सारे इख्तियार छीन लिए, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स को खत्म करके टाउन्स बना रहे हैं। दिस इज नॉट टाउन सिस्टम। उसको पढ़ने की जरूरत है मेरे ख्याल में इस पर तबसरा करने से पहले। सही। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि ये भी कहा जा रहा है कि अच्छा हिलाली साहब कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब। देखिए, मैं सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं कि द प्रिंसिपल ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी को इन्होंने तबाह कर दिया है। ये मेरे ख्याल में अगर कोई भी ऑब्जेक्टिवली देखे तो ये कभी आना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। भाई इन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस वापस कर रहे हैं मेयर को, उसको करके दे रहे हैं उसको, ये KMC को। ये बिल्कुल सेनेटर साहब वाली बिल्कुल बात है आपकी कि डेवोल्यूशन बेसिकली हो नहीं रही है। वैसे भी हिलाली साहब आपने तो गौर किया होगा कि पूरी दुनिया में जो बल्दियाती निज़ाम होता है वो अवाम के फ़ायदे के लिए, अवाम की फलाह के लिए बनाया जाता है। लेकिन शायद पाकिस्तान दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे सियासी हुकूमतें अवाम के फ़ायदे की बजाय इस बल्दियाती निज़ाम को अपने फ़ायदे के लिए बनाती हैं। तो आप क्या ये नहीं समझते नहीं, अपने नहीं, एक
हाँ, तो ही एक अपना फैमिली सर के, आप सही कह रहे हैं, अपना मतलब है फैमिली। हाँ, अच्छा, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। फैसल साहब, आप नहीं समझते कि आप तो उस निज़ाम में भी हिस्सा रहे हैं और आपने दोनों निज़ाम देखे भी हैं, तो आप नहीं समझते कि इसी तरह से अगर ये होगा और इसी तरह से ये बिल्डोज करके करेंगे तो अवाम तो फिर उसी तरह से महरूम रहेंगे? बिलाशुबा आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं सिर्फ एक करेक्शन कर दूं, जो हिलाली साहब ने फरमाया ना, हम भी यही समझ रहे थे कि शायद ये कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मेयर को देंगे, शायद ये बिल्डिंग कंट्रोल और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा उठाने का इख्तियार मेयर को देंगे। कल जो बिल इन्होंने पास किया है उसमें ऐसी कोई चीज शामिल नहीं है, यानी ये भी नहीं दे रहे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जनाब देखिए, बल्दियाती हुकूमत जितनी भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड है वो तो सी पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक मेयर्स के कंट्रोल में होते हैं। जब 9/11 हुआ तो न्यूयॉर्क को न्यूयॉर्क के गवर्नर ने या अमेरिका के सदर ने नहीं बनाया, न्यूयॉर्क के मेयर ने, यूलियानी ने खड़े होकर वहां पर अपना शहर बनाया। आप तेहरान के अहमदी निजात थे, पूरा इख्तियार था। उर्दुआन इस्तांबुल के मेयर थे, पूरा इख्तियार था। आपने तरक्की करनी है तो एट देयर डोर स्टेप आपने इख्तियारात और वसाइल देने। मैं सेनेटर बन गया हूँ, 15 साल सूबाई असेंबली का रुकन रहा, अपने लोगों के लिए कौमी असेंबली की मुहिम चलाई। बिलीव यू मी, आज तक लोगों की जो डिमांड होती है वो बेसिक नेसेसिटीज की होती है। सड़क बनवा दें, सीवरेज लाइन ठीक करवा दें, पानी, कचरा, लोग बेसिक हेल्थ यूनिट, ये लोगों के मसाइल हैं, उनको एट देयर डोर स्टेप देने हैं। वजीर साहब सख्तर से ना, ये जैकबाबाद के शहरी से भी ज्यादती है कि उसको आकर कराची कई सौ मील आकर उसको अपने मसाइल के लिए वजीर साहब का दरवाजा खटखटाना पड़े। ये मेरे सूबे का जो चीफ सैनिटेशन का इंचार्ज है, इन्होंने वजीर आला को बना दिया कानून के तहत, खुदा की पनाह। बिल्कुल सही। अच्छा सेनेटर साहब, ये फरमाइए, अब आप लोग करेंगे क्या? क्या आप लोगों का कुछ प्लान ऑफ एक्शन भी है कि अब इसको, ये उन्होंने तो अक्सरियत की बुनियाद पर पास कर लिया है, कोई प्रोटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? सियासी जमातें ओपिनियन मेकिंग करती हैं, ओपिनियन बिल्डिंग करती हैं, ऐवान में चैलेंज करती हैं, और जो कानून आइन से मुतसादिम है, मैं तो इसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास है। 2017 से हमारी ये पिटिशन वहां पर पड़ी हुई है। आज हमारे वर्कर्स का हमने इजलास बुलाया है, हम इस पे एहतजाजी मुजाहिरों की हमारे यहाँ कॉल आ रही है। मुमकिन है हम सिंध असेंबली के बाहर जाके धरने दे, हम वहां पर मुजाहिरे करेंगे। दिस इज नॉट ऑन, ये कराची शहर को बल्कि पूरे सूबे को जहां रहा सा इख्तियार है वो ये मुंतखब नुमाइंदों से छीन कर एक फैमिली के पास अक्यूमुलेट करते चले जा रहे हैं। सिंध को एक फीसडम बना लिया है। जो चीजें ये इस्लामाबाद में डिमांड करते हैं बड़े जमहूरी बन के, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जनाब अपोजिशन के पास है। आज की तारीख में भी जितनी भी आप क्रिटिसाइज करें इमरान खान साहब की हुकूमत को, आपको इल्म है सूबे सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का है 13 सालों से। उसके बावजूद ऐसी ऐसी हॉरिबल ऑडिट की स्टोरीज आती हैं। आपको इल्म है सिंध में कोई स्टैंडिंग कमेटी ऐसी नहीं है जिसमें अपोजिशन के अरकान शामिल हों। सिंध में कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं है जिसपे वहां डिबेट होती हो, सिर्फ वोट होता है। ये 18वीं तरमीम के नाम पर सिंध क्या है, कोई फीसडम बन गया है? वैसे सेनेटर साहब, मैं तो समझती हूँ कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपने सारी बातें की, लेकिन इस तरह से ये हाईलाइट क्यों नहीं होती हैं चीज़ें? जब हम देखते हैं कि इमरान खान या फेडरल गवर्नमेंट को या पंजाब गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती हैं कि जी ये पब्लिक अकाउंट कमेटी पे कितना रौला रहा है पूरा, लेकिन वो चीज़ें उस तरह से सिंध में क्या बुलडोज हो रही हैं उसको उस तरह से सामने नहीं, ऑपोजिशन का भी तो जिम्मेदारी है ना सामने लाए। माजरत के साथ हमारे जो साहिबुर राय अफराद हैं, हमारे जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो अभी तक अपने उस पुराने लिबरलिज्म के रोमांस से निकल ही नहीं पाए हैं कि वो ये रियलाइज कर लें कि ये जरदारी साहब की पार्टी हैज नथिंग टू डू विद लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी, नथिंग। बिलावल साहब की कौमी असेंबली की स्पीच को मैं चाटूं जब मैं इस कराची शहर में ये देखता हूं कि 325 अरब रुपए इनडायरेक्ट टैक्स इन्होंने वसूल किया पिछले साल सिर्फ कराची से, उसका 10% भी खर्च नहीं किया। इनडायरेक्ट टैक्सेस और लोकल टैक्सेस नहीं खर्च करते, ब्रूट मेजॉरिटी है। देखा है जी लाली साहब, और आपने देखा है कि पैसे कैसे बंटते हैं चैनल्स को। हाँ, देखा वो तो... मैं तो सिंध फेस्टिवल से लेकर सारी की सारी चीजें देख ही रहा हूँ। सही है। सेनेटर फैसल सब्ज़वाई साहब,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया हमें और अपना व्यू सामने रखा। ये सूरत हाल है जनाब सिंध की, वहाँ पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने, उनका कहना है कि ये जो बल्दियाती इंतखाब होगा इस निज़ाम के तहत, इसमें कोई फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँचेगा क्योंकि इख्तियारात निचली सतह पर जाएंगे ही नहीं। इमरान साहब, आपको कोई इसमें फ़ाइनल कमेंट करना है तो ज़रूर कर दीजिए कि ये फैसल सब्ज़वाई साहब के इतने वो रिजर्वेशन तो हैं, लेकिन देखा जाए तो अपोजिशन के हाथ में तो कुछ नहीं है। देखिए, फैसल सब्ज़वारी साहब जो है ना, उनकी रिजर्वेशंस तो हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 2017 से उनकी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, लेकिन क्या उसके लिए उन्होंने दोबारा कभी दरख्वास्त दी कि उसको जल्दी सुना जाए, अदालत से ये रिक्वेस्ट की, या अमलन उन्होंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के अलावा अमलन कराची के अवाम के लिए क्या किया? MQM भी माफ़ कीजिएगा, फैसल साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे उनका मद्दा हूँ, लेकिन अमलन MQM ने भी वही काम किया है जो दूसरी सियासी जमातें करती रही हैं, और उन्हें भी जब भी मौका मिला उन्होंने सिर्फ अपनी जमात के लोगों को नवाजने के लिए काम किया। बिल्कुल, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कराची शहर और जो सिंध है उसका क्या हालात हैं इस वक्त, लोग बेसिक प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। खैर और भी सूबों में है, ऐसा नहीं हम कह रहे कि सिर्फ सिंध में है, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पर इतनी अरसे से एक पार्टी अगर बराजमान है तो फिर उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी उतनी ही बड़ी होती है, सवालों के जवाब भी उसे उतने ही ज़्यादा देने पड़ेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ बात करेंगे मज़ीद डेमोक्रेसी के हवाले से, लेकिन ज़रा इंटरनेशनल डेमोक्रेसी के हवाले से। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अमेरिका में एक जमहूरियत पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक को मदऊ किया गया, लेकिन चाइना को इसमें इन्वाइट नहीं किया गया है, जबकि ताइवान को इन्वाइट किया गया है। इसमें पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए और क्या पाकिस्तान को इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। पहले मैं इमरान साहब से पूछूंगी। देखिए, अमेरिका शायद समझता है कि चीन में उस तरह की जमहूरियत नहीं है जिस तरह की जमहूरियत का वो दावेदार है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से अगरचे ख़बरें तो ये आ रही हैं और ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान शिरकत करेगा, लेकिन ये ज़रूर पाकिस्तान को ज़हन में रखना चाहिए कि अमेरिका ने इसमें चीन और तुर्की, जो पाकिस्तान के दोनों इंतहाई करीबी दोस्त ममालिक हैं, उनको नहीं बुलाया। तो पाकिस्तान ज़रूर शिरकत करे, लेकिन उन दोनों को पहले ऑन बोर्ड ले ले, उनसे बात कर ले, क्योंकि ताइवान वाला इशू आपको पता है चीन के लिए इंतहाई सेंसिटिव है। और वैसे भी ये कॉन्फ्रेंस जो वर्चुअल की जा रही है, ये अमेरिका की पॉलिसी जो है बड़ी पिक एंड चूज़ वाली लगती है, एक मगलूबा सा बना लिया। अब देखें कैसे बांग्लादेश को नहीं बुलाया, इंडिया पाकिस्तान को बुला लिया। उधर से आपने देखें सिंगापुर को नहीं बुलाया, आपने मलेशिया और इंडोनेशिया को बुला लिया। तो उन्होंने पता नहीं लगता है कोई डिवाइड करने की जानबूझ के कोशिश है। क्या करना चाहते हैं हिलाल साहब, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये सही कहा इमरान याकूब ने। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें इसलिए इंक्लूड किया है कि वो देखना चाहते हैं कि हमें ये कैसे इस्तेमाल करते हैं चीन के ख़िलाफ़। अब बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल में हमारा पॉलिसी ये होना चाहिए कि हम चीन के पास जाना चाहिए और हम कहना उनको चाहिए आप नहीं आ रहे हैं, और आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है कि इसके ख़िलाफ़ अगर आप समझते हैं कि हमें शरीक नहीं करना चाहिए, अगर आप मिसअंडरस्टैंड ये सब होगा, हम नहीं चाहते हैं इसलिए कि हमारा रिलेशनशिप आपके साथ ट्रांसेंड्स अमेरिका पाक रिलेशंस, लिहाजा आपके सजेशन पे अगर वो कहते हैं नहीं आप चले जाएं, तो उस वक्त जब हम जाएंगे अगर वो ये कहें तो हमें फिर जाना चाहिए, और फिर ये दो चीज़ें कहना चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट करना चाहिए कि वन चाइना पॉलिसी जो है अमेरिका का भी है, उन्होंने उसको दे डिड नॉट ऑनर इट। और दूसरी बात ये है कि हम कहना चाहिए कि क्या आपका क्या मतलब क्या है भाई, कि आप क्यों ये कर रहे हैं, चीन को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं, हमें एसोसिएट कर रहे हैं। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि हम इसकी तकरीर हम ये करेंगे, आपके खिलाफ हम बोलेंगे और वी विल स्टैंड विद चाइना। मेरे ख्याल में ये हमारा कोई अब ऑप्शन रहा नहीं है। तो अगर यही जाके कहना है अमेरिका को क्रिटिसाइज करना है तो वह तो कोई बहाने बना लें नहीं जाने के लिए। मगर अगर आप समझते हैं कि एट द कॉस्ट ऑफ चाइना आप अपनी रिलेशनशिप अमेरिका से बेहतर करना चाहिए, मैं कहूँगा कि दैट इज़ वेरी शॉर्ट साइटेड। ठीक हो गया, चलिए जी, इसी के साथ वक्त भी ख़त्म हो गया हमारा। हमारा ये है कि हमारे इंटरेस्ट में क्या है उसके हिसाब से ही हमें ये इंटरनेशनल फैसले करने हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।